मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 9th का यह वीडियो लोड करते समय मुझे काफ़ी प्रसन्नता अनुभव हो रही है। क्लास 9th का पाठ 1 का यह वीडियो है। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यह वीडियो 9th के मैथ का पाठ 1 है। इसका नाम है संख्या पद्धति। इसके बारे में हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। यह YouTube पर कोचिंग क्लास चलाने का मेरा प्रयास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना कोचिंग बढ़िया से पढ़ाई कर सकेंगे। सबसे पहले संख्या पद्धति में बच्चों हम लोगों को पढ़ना है कि यह जो हम लोग अंक है, जो मैंने गणित में हम लोग जो लिखते हैं 1 2 3 4, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसको हम लोग कहते हैं अंक। आप लोग अपना फेयर कॉपी, सूत्र का कॉपी निकाल लीजिएगा और उसमें अपना फेयर कीजिएगा। इसको अंक कहा जाता है। अब देखेंगे कि गणित की जितनी भी बातें सब लिखी जाती हैं वह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी से संबंधित सारा संख्या होता है। अब इसी पर कुछ चिन्ह बना करके, कुछ चिन्ह बदल करके, कुछ रूट चढ़ा करके, दशमलव लगा करके, मैंने कुल मिला के यही 10 गो जो अंक रहते हैं हमेशा। जैसे यह है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को अंक कहते हैं। को अंक कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिजिट कहते हैं बच्चों। अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट। अब देखिए, यह 10 अंक होते हैं और इन 10 अंकों से ही हमारा गणित की सारी संख्याओं का निर्माण होता है। इसलिए इसे दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। नोट लगा के लिख लीजिए कि गणित में संख्याओं को लिखने के लिए 10 अंक होते हैं। 10 अंक होते हैं। इसलिए इस प्रणाली को, इस पद्धति को लिखिए, चाहे इस सिस्टम को लिखिए, इस प्रणाली को लिखिए, इस प्रणाली को, पद्धति को दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली को क्या कहते हैं जी? दार्शनिक प्रणाली। हमारा जो मैथ चलता है वह दार्शनिक प्रणाली के इर्द गिर्द चलता है। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अंक समझ में आ गया होगा। देखिए, कुल अंक होते हैं 10। इसलिए हम लोग जो मैथ पढ़ते हैं वह मैथ जो है दार्शनिक प्रणाली कहलाता है। यह हो गया हम लोग का दार्शनिक प्रणाली। इस पद्धति को दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। अब जब हम लोग अंक पढ़ लिए तो अब अंक के बाद शुरू होता है संख्या। संख्या क्या होता है वो आपको समझाते हैं। संख्या, अब संख्या हम लोग शुरू कर रहे हैं। संख्या का इंग्लिश होता है नंबर। आप लोग अपना फेयर सूत्र का कॉपी निकाल लीजिएगा, वहां फेयर अपना लिखना शुरू कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, संख्या एक्चुअली में होता क्या है कि यदि हम कुछ चीज लिखें या कुछ बोलें तो उससे वस्तुओं के या व्यक्तियों के या किसी समूह का बोध होता हो जिसके अंदर कुछ होते हैं। जैसे हमने कहा 5, तो 5 कहा तो आपको समझ, जैसे 5 छात्र कहा तो आपको समझ में आया कि 5 गो छात्र है, उसका समूह है, उसको सर कह रहे हैं 5। 5 किताबों का समूह हो सकता है, 5 फूलों का समूह हो सकता है, 5 फलों का समूह हो सकता है। तो जो भी हमने मुंह से कहा, 5 कहा, चाहे यह फोटो बना दिया, यह फोटो एक्चुअली में यह जो हमने बनाया, इससे किसी समूह का बोध होता हो और उस समूह में कुछ लोग हों, तो इसको हम लोग संख्या कहते हैं। तो आप लोग अपना हेडिंग डालिए संख्या, और संख्या हेडिंग डाल के इसका परिभाषा लिखिए। यहाँ पर देखिए, यह अंक में भी है और यह संख्या भी है। तो लिखेंगे अंक अकेले या समूह में रहकर, अंक अकेले रहता है तो भी संख्या है, या अंक 2 गो अंक मिलकर समूह बना देता है, जैसे 12 बन गया तो 1 और 2 दोनों अंक है, दोनों मिलकर समूह बना दिया। तो अंक अकेले या समूह में रहकर किसी समूह में कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं का
व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध करवाता है। अंक अकेले रहे या समूह में रहकर किसी समूह में कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध करवाता है, अतः चाहिए यहाँ लिखिए, इसे संख्या कहते हैं। बोध करवाता है तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? संख्या कहेंगे, संख्या कहते हैं। जैसे 5 हो गया, अकेले है तो 5 है तो संख्या है। आपका 26 हो गया, देखिए 2 और 6 2 अंक मिलकर के संख्या का बोध करवाता है। 128 हो गया इत्यादि। इस तरह आप बहुत सारे संख्याओं को जानते हैं जो इसका बोध करवाता है। अब हम लोग देखेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो संख्या जो है, फिर हम लोग संख्या जो है वास्तविक संख्या, आप लोग अपना नोट्स का कॉपी खोल लीजिए और उसमें सब लिखिए कि संख्या जो है वह वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, और फिर इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं। हम लोगों ने यह देख लिया कि संख्या का निर्माण कैसे होता है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं संख्या के प्रकार कितने होते हैं। तो एक आप लोग इस तरह टेबल बना लीजिएगा, सबसे ऊपर लिखिए संख्या। देखिए बच्चों, संख्या जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन संख्या? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि वास्तव में वह किसी समूह को इंडिकेट करता है, और अवास्तविक संख्या का मतलब होता है वह काल्पनिक अंक वगैरह का इस्तेमाल करके कुछ कल्पना बना दी। जैसे हम लोग शब्द को पढ़ते हैं ना, हम लोग याद करते हैं कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी समूह बनते हैं जो अर्थ नहीं स्पष्ट करते हैं, अर्थ नहीं बताते हैं, तो उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। उसी तरह हम लोग यहाँ संख्या में भी पढ़ते हैं। अंकों का जो समूह है जो किसी ग्रुप को, वस्तुओं के ग्रुप को इंडिकेट करता है तो वह वास्तविक संख्या है, परंतु अंकों का भी एक ऐसा भी समूह बन जाता है जो किसी वस्तु के ग्रुप को इंडिकेट नहीं करता, तो उसको अवास्तविक संख्या कहते हैं। इसको काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। क्लियर हुआ बच्चों इन दोनों? अवास्तविक संख्या आगे 2 प्रकार का होता है, परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है? जिस संख्या को हम लोग बटा में लिखते हैं, माने जो संख्या बटा के रूप में है या बटा में जिसको लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या है, और जिसको बटा के रूप में नहीं लिख सकते, बटा के रूप में नहीं है और बटा के रूप में नहीं लिख सकते, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। मैंने मोटा मोटी आपको हम समझा रहे हैं। अब परिमेय संख्या के आगे प्रकार होते हैं। यह होता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब, प्राकृत संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो प्रकृति माने सबसे पहले जिसकी हम लोग शुरुआत किए हैं उसको हम लोग कहते हैं कि प्राकृत संख्या है। जैसे 1 2 3 4 गिनती की संख्या प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या को थोड़ा डेवलप कर दिया गया, उसमें 0 मिला दिया गया तो पूर्ण संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या, उसमें और थोड़ा और डेवलप करके माइनस वाला संख्या को ऐड कर दिया गया तो पूर्णांक संख्या हो गया। अब इसके नीचे जगह नहीं है, हम यहाँ प्राकृत संख्या का प्रकार यहाँ लिख देते हैं। आप क्या कीजिएगा बच्चों, आप यहाँ नहीं लिखिएगा, आप कहाँ लिखिएगा? इसके नीचे, आप इसके नीचे लिखिएगा, हम यहाँ लिखते हैं। प्राकृत संख्या आगे 4 प्रकार के हो जाते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या।
ठीक है बच्चों, हमने प्राकृत संख्या को, सम संख्या माने जो 2 से भाग लगता है, विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं लगता है, भाज्य संख्या जो माने ऋण संख्या भी इसको कहा जाता है। यह जो है माने एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग लग जाता है वो भाज्य है। जो भाग नहीं लगता है एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं लगता वो अभाज्य संख्या है। तो आप इस प्राकृत के नीचे यहाँ इस तरह टेबल बना के और लिख लीजिएगा। दूसरा पूर्णांक, पूर्णांक का प्रकार बच्चों यहाँ लिख दे रहे हैं। पूर्णांक का होता है, पूर्णांक के 3 है, ऋण संख्या, शून्य और धन संख्या। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पूर्णांक के नीचे फिर आप चार्ट बना के इस तरह लिख लीजिएगा। यह आप संख्या का एक चार्ट है, इसमें पूरे सभी संख्याओं को है और एक एक करके हम सभी संख्याओं को समझते हैं। तो फिलहाल आप क्या कीजिए, अपना वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके अपने फेयर में इसको कंप्लीट कीजिए, फिर आगे एक एक करके हम आगे बढ़ाते हैं। संख्या का प्रकार हम लोग पढ़ लिए, अब एक एक करके सभी संख्याओं की परिभाषा और उनका परिचय हम लोग समझते हैं। सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसका परिभाषा होता है जो हम लोग गिनती करते हैं तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कैसे? हम लोग गिनती करते हैं ना, कोई चीज दे दिया जाए आपको कि गिनो इसको कितना है, तो कहां से करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनती करते हैं ना, तो वही हो गया जैसे उसका 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। इसका मतलब हुआ कि यदि आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो देखिए 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है, तो वो नहीं बताया जा सकता है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं बताया जा सकता है। कोई पूछे बताइए प्राकृत संख्या कितने होते हैं, तो प्राकृत संख्या अनंत होते हैं। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर। इसका परिभाषा होता है कि प्राकृत संख्या में शून्य मिलाने से जो नया संख्या समूह बनता है, नया संख्याओं का समूह बनता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या हुआ बच्चों? प्राकृत संख्या माने प्राकृत माने गिनती की संख्या। गिनती की संख्या 1 2 3 4 होता है, उसमें हम लोग शून्य यदि मिला दें तो शून्य कहाँ मिलाएंगे? शून्य मिलाएंगे 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। देखिए सबसे छोटी, तो यह हो गया प्राकृत संख्या, यहां से है, इसमें शून्य मिला दिए, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम बता ही नहीं सकते। पूर्ण संख्या की संख्या कितनी होती है? तो ये अनंत होते हैं। एक बात और देखिए, प्राकृत संख्या में 0 जोड़ दिए तो पूर्ण संख्या। इसका मतलब ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या बराबर 0 जोड़ प्राकृत संख्या। माने प्राकृत संख्या में हम लोगों ने 0 को जोड़ा तो पूर्ण संख्या। जोड़ना नहीं माने शामिल करना। जोड़ना मीन्स शामिल करना। प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करने से पूर्ण संख्या बनता है। यह आप लोग अपने दिमाग में बात को रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं सम संख्या पर। सम संख्या का इंग्लिश होता है इवन नंबर। तो यह तो आप लोग जानते हैं, यह आम बात है। सम संख्या का मतलब होता है वह संख्या, वह प्राकृत संख्या
जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे अब आप जानते हैं ना कौन कौन संख्या 2 से भाग लगता है, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 दे दीजिए। डॉट डॉट का मतलब हुआ अनंत तक। इसका मतलब सबसे छोटी सम संख्या जो है वह 2 है, और सबसे बड़ी सम संख्या को तो हम बता ही नहीं सकते, वो अनंत। और सम संख्याओं की जो गिनती है, संख्या जो है वो अनंत होते हैं। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है कि जब 2 से भाग करेंगे और वह पूरा पूरा कटेगा तो वह संख्या सम संख्या होता है। एक बात और आप यहाँ समझ सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 होता है, 0, 2, 4, 6, 8, 0 भी 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह 2 से पूरा पूरा कट जाता है। तो इसका मतलब वह सम संख्या है। निगेटिव संख्या कभी भी सम संख्या नहीं। जैसे आपको कोई कहता है -4 बताओ सम संख्या है कि नहीं है, तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सम संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है। यह प्राकृत नहीं है, इसलिए यह सम नहीं है। यह दिमाग में रखिएगा। बटा का संख्या भी सम संख्या नहीं हो सकता। जब होगा तो प्राकृत संख्या ही सम संख्या होगा। अब आइए सम संख्या के बाद विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है बच्चों? इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। यह सम संख्या का उल्टा है। वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। अब जानते हैं ना कौन कौन भाग 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है? जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 अनंत तक। इसका मतलब हुआ कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी विषम संख्या को तो बताया ही नहीं जा सकता, वो तो बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि नहीं बताया जा सकता? इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप कोई भी विषम संख्या लीजिए, उसका अगला विषम संख्या जरूर है। इसलिए हम यहाँ कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि नहीं बताया जा सकता। तो आप लोग बच्चों, बोर्ड भर गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फेयर में इसको शामिल कर लीजिए, फिर इसके आगे पढ़ाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है वह प्राकृत संख्या, यह भी प्राकृत है बच्चों, यह भी निगेटिव नहीं हो सकता, बटा नहीं हो सकता। वह प्राकृत संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है, भाग नहीं लगती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहां देखेंगे बच्चों, अभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगे। जैसे आप ले लीजिए 2 को 2 से भाग कर सकते हैं, 1 से भाग कर सकते हैं, किसी और से भाग नहीं कर सकते। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37,
41, 43, 47 डॉट 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 अनंत तक। ऐसा इसलिए 50 तक का अभाज्य संख्या की बहुत ज़रूरत पड़ती है पाठ में, तो आप लोग अभाज्य संख्या पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसलिए 50 तक के अभाज्य संख्या हम आपको लिख दिए। ऐसा नहीं कि ये इतना ही है, इसमें और भी ज़्यादा होते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 तो सम संख्या में भी ना सबसे छोटी थी, और यहाँ अभाज्य संख्या में भी 2 सबसे छोटी होती है। तो अब 2 जो है वह सम संख्या में भी सबसे छोटी है और अभाज्य संख्या में भी सबसे छोटी है। एक बात और यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं ना, उनके मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे देखिए 5 के गुणनखंड माने किससे किससे भाग कर सकते हैं, 1 और 5 से भाग कर सकते हैं। अब 19 को लीजिए, 19 के 2 ही गुणनखंड होंगे मात्र, 1 और 19, इसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। तो जो संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं जिस संख्या के, उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अगला संख्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहा जाता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, तो कंपोजिट नंबर हम लोग की परिभाषा, वह प्राकृत संख्या, यह भी एक प्राकृत संख्या है बच्चों, ध्यान रखना है आपको। वह प्राकृत संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाती है। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 डॉट 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 अनंत तक। इसका मतलब हुआ सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो अनंत है। इसकी गिनती जो है वह अनंत होते हैं, बहुत सारा है। अब यहाँ पर यह देखना है कि जो भी भाज्य संख्या होता है उसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है। कैसे? जैसे 4 को हम किससे किससे भाग कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से। इसका 3 गुणनखंड आ गया कि नहीं आ गया? 3 गुणनखंड आ गया तो यह भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं और अभाज्य संख्या के मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो भाज्य भाज्य हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं बच्चों पूर्णांक संख्या पर। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर कहा जाता है, इंटीजर। ठीक है, तो लिखेंगे धन संख्या कॉमा ऋण संख्या तथा शून्य को मिलाने से जो संख्या समूह बनता है, जो संख्याओं का समूह बनता है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहां जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह अनंत से शुरू होता है कि निगेटिव में भी, जैसे -1, -2, -3 से डॉट 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 अनंत तक। ये अनंत से शुरू होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। यह इसमें छोटी संख्या भी नहीं बता सकते पूर्णांक में, क्योंकि यह अनंत से शुरू होकर के आता है और फिर अनंत तक चला जाता है।
तो इस संख्याओं की जो है यह बहुत विस्तृत इसका ग्रुप है। तो निगेटिव में भी अनंत, या अनंत से शुरू होकर अनंत तक जाता है, तो इसको कहेंगे अनंत डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। तो आप लोग बच्चों अपने वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर में इसको शामिल कर लीजिए। पूर्णांक में एक बात आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ नोट करके लिख लीजिए, नोट पूर्णांकों की क्रमबद्धता, पूर्णांकों की क्रमबद्धता संख्या रेखा पर दिखाई जाती है। संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर दिखाई जाती है। संख्या रेखा पर दिखाई जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, संख्या रेखा ऐसा बनाते हैं ना हम लोग जी, इस तरह। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 2 3 से तीर बना होता है अनंत, और इधर होगा -1 -2 -3 -4। संख्या रेखा पर क्रमबद्धता, क्रमबद्धता मैंने छोटा बड़ा का पहचान कर सकते हैं। जैसे अब -3 और -4 है, संख्या रेखा पर जो संख्या दाहिनी ओर होती है वह बड़ी होती है, और जो संख्या बाईं ओर होती है वह छोटी होती है। जैसे -1 और 0 में 0 दाहिनी ओर है तो 0 बड़ा है, -1 छोटा है। -1 और 1 में 1 दाहिना ओर है तो 1 बड़ा है और -1 छोटा है। तो इसको संख्या रेखा पर दिखाने का मतलब यह होता है कि संख्या रेखा पर जो बाईं ओर होता है संख्या वह छोटा है, और जो दाहिनी ओर होता है वह बड़ा है। यह याद रखिएगा कि पूर्णांक में संख्या रेखा यदि आपको याद है तो पूर्णांक का पूरा कॉन्सेप्ट आपका ऐसे ही क्लियर माना जाएगा। और संख्या रेखा पर यदि आप संख्या को नहीं समझ पाते हैं तो फिर आपका पूर्णांक अभी अधूरा है। चलिए अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या, इसको कहा जाता है रेशनल नंबर। इसको देखिए बच्चों, वह संख्या, इसको खूब ध्यान से समझिएगा, वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, या P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P तथा Q, PQ पूर्णांक हों। PQ क्या हो बच्चों, पूर्णांक हों, किंतु Q बराबर नहीं 0 हो, कॉमा। तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्लास 10th के बोर्ड में 1 नंबर का जो प्रश्न होता है वह परिमेय अपरिमेय में इतना घुमाता है कि वहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको बढ़िया से समझना है। देखिए जैसे देखिए, जैसे लिखा है 1/2, तो यहाँ तो P/Q के रूप में है, बटा के रूप में है, तो आप कह दीजिएगा यह परिमेय संख्या है। परंतु ऐसा लिखा है -3, तो -3 तो बटा के रूप में नहीं है, तो क्या यह परिमेय नहीं है? यह है। क्यों परिमेय है समझाते हैं। कि देखिए कह रहा है P/Q के रूप में हो, यह है, रूप में है, तो यह परिमेय है। P/Q के रूप में लिखा जा सके, यह नहीं है किंतु लिखा जा सकता है, इसको -3/1 कह सकते हैं, तो यह इसको लिखा जा सकता है, इसलिए यह परिमेय है। ठीक है बच्चों। जैसे -7/2, यह भी परिमेय है। तो एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि यह पूर्णांक होना चाहिए, यह पूर्णांक है, यह पूर्णांक है, तो पूर्णांक को पूर्णांक से जब बटा करते हैं तो परिमेय बन जाता है। यह पूर्णांक है, यह पूर्णांक है, यह पूर्णांक है, तो यह सब क्या है बच्चों, बटा है, पूर्णांक बटा पूर्णांक है। और इसका Q मैंने नीचे वाला संख्या जैसे -7/0 आएगा, तो यह हो गया Q बराबर 0। तो Q बराबर 0 हो गया, ये कह रहा है Q बराबर नहीं 0, यह 0 नहीं होना चाहिए कभी भी,
बटा में 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो यह परिमेय संख्या है, इत्यादि। तो इस तरह परिमेय संख्या खत्म होता है बच्चों। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में इर्रेशनल नंबर कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, तो लिखेंगे वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2। यहां एक बात आपको ध्यान रखना है बच्चों, 2 + √3 इत्यादि। एक बात ध्यान रखना है कि परिमेय अपरिमेय संख्याएं जो है ना वह तीन किस्म की होती हैं। 3 किस्म की अपरिमेय से, यहाँ नोट लिख करके लिख लीजिएगा, नोट। एक तो पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है। दूसरा अशांत अनावर्ती, आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होती हैं वह अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर आप नोट बना करके नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ बोर्ड में जगह नहीं है तो हम बगल में लिख दिए हैं, आप नीचे नोट बना के लिखिएगा, पाई और अशांत अनावर्ती भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो फिर आपका बोर्ड भर गया बच्चों। इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। आप लोगों ने बच्चों अपरिमेय संख्या की परिभाषा को देख लिया। अपरिमेय संख्या में 3 प्रकार की संख्याएं आती हैं। पहला, वह रूट वाली संख्या जो रूट के बाहर नहीं निकलती है। जैसे रूट वाली संख्या आपको बताते हैं, एक है √2 और एक है √4। तो रूट वाली संख्या, यह √2 जो है वह रूट से बाहर नहीं निकलेगी कभी भी। और √4 जो है, √4 को हम लोग इस तरह लिख देते हैं √2 × 2। और हम जानते हैं रूट के अंदर यदि कोई संख्या 2 बार गुना में है तो 1 बार बाहर निकल जाती है। तो यह जो है, इसका मतलब हुआ √4 हुआ परिमेय संख्या, √4 हुआ बच्चों परिमेय संख्या, और √2 हुआ अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो पहले प्रकार की जो अपरिमेय संख्या होती है वह होती है कि रूट वाली वह संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकल पाती है, तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। यह √4 जो रूट से बाहर निकल जाएगा वह परिमेय संख्या है। दूसरा, अशांत अनावर्ती संख्या, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती क्या होता है बच्चों? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, यह होता है दशमलव संख्या। यह ऐसा दशमलव संख्या होता है कि जिसमें दशमलव के बाद के जो अंक है वह निश्चित नहीं रहते हैं, बहुत अनगिनत डॉट 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 माने अनंत अंक होते हैं, परंतु दोहराए भी नहीं जाते हैं, रिपीट भी नहीं किए जाते। जैसे आपको बताते हैं, जैसे 2.00100100001 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखिए दशमलव के बाद निश्चित अंक नहीं है, अनंत तक अंक है, परंतु कोई भी अंक नहीं दोहराया जा रहा है। 0 1 है तो यहाँ 0 1 रहेगा तब ना कहेंगे तो 0 0 1 हो जा रहा है। यहाँ पर 0 0 0 0 1 हो जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद अनगिनत अंक है और दोहराए नहीं जाते हैं, तो ऐसे संख्या दशमलव संख्या को अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। और यदि ऐसा संख्या आपके सामने आता है तो आप कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए, 2.01010101, यह बार बार, इसमें भी दशमलव के बाद अनंत अंक हैं, परंतु इन अंकों को बार बार दोहराया जा रहा है। तो चूंकि बार बार दोहराया जा रहा है तो यह अशांत आवर्ती होता है, अशांत अनावर्ती नहीं होता। तो अशांत आवर्ती जो होता है वह परिमेय संख्या होता है, और अशांत अनावर्ती जो होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। तो बच्चों अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या को कहेंगे,
और परिमेय संख्या अशांत आवर्ती, तो हम अपरिमेय संख्या को समझ रहे हैं, तो हमको एक दूसरा प्रकार का संख्या समझना है कि जितने भी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या हैं वह सबके सब क्या होते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर का संख्या जो अपरिमेय होता है वह पाई। पाई का मान आप सुने होंगे, वृत्त का जब क्षेत्रफल याद करते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, तो पाई को याद करते हैं ना। तो यह जो पाई है यह अपरिमेय है। पाई क्या है बच्चों, अपरिमेय। अब आपके दिमाग में एक बात आता है कि पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है। चूंकि जब सर बोल रहे हैं कि पाई जो है वह अपरिमेय है, तो पाई का ना मान 22/7 होता है, तो वह भी अपरिमेय है। तो पाई का मान 22/7 लगभग माना जाता है बच्चों, पाई का मान 22/7 नहीं होता है, यह लगभग में माना गया मान है। इसलिए अब पाई तो अपरिमेय है, परंतु 22/7 अपरिमेय नहीं है। 22/7 क्या होता है बच्चों, परिमेय होता है। ठीक है, तो आपको अपरिमेय संख्या को 3 तरीके से समझना है। वह रूट वाली संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलती है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय संख्या है, और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है यह देखिए। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का इंग्लिश होता है रियल नंबर। अब इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं, तो लिखेंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं। देखिए, परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से जो समूह बनता है, को मिलाने से जो समूह बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कौन कौन होता है बच्चों, जैसे देखिए 1/2 यह वास्तविक संख्या हो गया, -5 यह भी वास्तविक संख्या हो गया, √3 यह भी वास्तविक संख्या हो गया, पाई यह भी वास्तविक संख्या हो गया, इत्यादि। तो यह वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या को हम लोग सूत्र में भी लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या बराबर होता है बच्चों परिमेय जोड़ अपरिमेय। यह हो गया वास्तविक संख्या। तो आप लोग अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। आइए, जब वास्तविक संख्या पढ़ लिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं अवास्तविक संख्या, कि अवास्तविक संख्या क्या होता है। चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। अवास्तविक संख्या को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसका दूसरा नाम हिंदी में है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। अब इसकी परिभाषा हम लोग याद करते हैं, परिभाषा को समझते हैं। सबसे पहले आपको शब्द समझना पड़ेगा। जैसे एक हमने लिख दिया कोमल, हम जानते हैं कि अक्षरों को मिलाने से शब्द बनते हैं। तो अक्षर को मिला दिया जी, कोमल, कमल। कमल एक फूल होता है, इससे हमको समझ में आ गया कि क और म और ल को मिला दिए तो कमल एक फूल हो गया जी। परंतु इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, क ख कख। एक हम लोगों ने यहाँ पर भी क्या किया, अक्षरों को मिला दिया कख, तो यह भी शब्द बन गया। परंतु इससे कोई अर्थ निकलता है जी, तो जिससे अर्थ नहीं निकलता है उसको तो हम शब्द कहेंगे नहीं ना। परंतु यहाँ पर तो अर्थ निकलता है ना, तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ भी अक्षरों को मिलाया गया, परंतु एक कल्पना कर लिया गया। क्या किया गया, कल्पना किया गया। उसी तरह हम लोग अंकों को क्या करते हैं, अंकों को मिला देते हैं। तो 23/29 लिख दिए, तो इस अंक का कुछ अर्थ है, यह संख्या है, इस संख्या का अर्थ है, यह किसी समूह को व्यक्त करता है। परंतु इसी अंक से हम लोग कुछ कल्पना करके कुछ ऐसा बना देते हैं। जैसे हम लोगों ने बना दिया -3.7, ऐसा बना दिया रूट में। ठीक है, -3 बना दिया रूट के अंदर।
तो यह संख्या हम लोगों ने अंक का इस्तेमाल किया, चिन्ह का इस्तेमाल किया, रूट का भी इस्तेमाल किया। इससे जो दूसरा हम लोग जैसे √3 बना देंगे तो इसका अर्थ निकलता है, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसका मतलब होता है कि उसने संख्या का, अंकों का, सबका इस्तेमाल किया, परंतु उसमें कुछ अपना दिमाग लगा करके उसको कल्पना के रूप में बदल दिया, तो ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो इसको हम लोग लिखे, इसका परिभाषा लिखेंगे, वे संख्याएं जो वास्तव में किसी समूह के व्यक्तियों या वस्तुओं, किसी समूह के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध नहीं कराते हैं, का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अवास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √-2, √-3 इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपका संख्या का जो परिभाषा है, संख्या की जो पढ़ाई है वह समाप्त होती है। अब बच्चों, आपका पाठ शुरू करने से पहले कुछ एक विशेष बात है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? प्राकृत संख्या। तो यह कुछ प्राकृत संख्याओं का समूह हो गया। यह समूह दिखाता है कि इसके अंदर सब प्राकृत संख्या केवल लिखे हुए हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? शून्य जोड़ देंगे। इसमें शून्य जोड़ देंगे तो एक नया समूह हमारा बन के तैयार हो जाता है। देखिए, तो यह जो समूह बना यह पूर्ण संख्या हुआ। इसका मतलब प्राकृत में 0 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? पूर्ण संख्या बनेगा। और पूर्ण संख्या में यदि ऋण संख्या जोड़ दिया जाए, ऋण संख्या माने माइनस वाला संख्या, तो फिर एक नया समूह हमारा बन के तैयार हो जाता है। इस नया समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक। यह हो गया पूर्ण संख्या का समूह और यह हो गया बच्चों पूर्णांक संख्या का समूह। देखिए, तो पूर्णांक संख्या क्या हुआ? पूर्ण संख्या के समूह में, मैंने पूर्ण संख्या पूरा ले लेंगे और उसमें माइनस वाली संख्या को मिला देंगे तो पूर्णांक संख्या बन जाता है। अब देखिए, पूर्णांक संख्या में बटा वाली संख्या मिला दिया जाए, बटा की संख्या, या इसको कहें p/q के रूप में। p/q बटा वाली संख्या को मिला देते हैं तो हमारा एक दूसरा समूह बन के बड़ा समूह तैयार हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। यह भी बच्चों आप अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, यह जो हम आपको बना रहे हैं। अब परिमेय संख्या में हम लोग रूट वाली संख्या को मिला देते हैं। रूट माने अपरिमेय को मिला देते हैं। परिमेय संख्या में किसको मिला देंगे? अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या को मिला देंगे तो एक हमारे पास एक बड़ा ग्रुप तैयार हो जाता है संख्याओं का। इसको कहा जाता है वास्तविक संख्या। अब देखिए, यहां पर कुछ प्रश्न आपकी किताब में क्रिएट होने वाला है। आपसे पूछा जाएगा क्या प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो देखिए, वास्तविक संख्या के बीच में प्राकृत संख्या है कि नहीं है? तो होती है। पर क्या वास्तविक संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो प्राकृत संख्या के अंदर वास्तविक है? नहीं है। तो इसलिए वास्तविक संख्या प्राकृत नहीं होती, परंतु प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो आप लोग क्या कीजिएगा? संख्या समूह का इस तरह से एक नोट बना करके और इसको भी अपने कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि आपके पास जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को हल करने के लिए यह आवश्यक है। अब संख्या की पढ़ाई आप लोगों की पूरी हुई। अब आप लोग अपना किताब खोलिए। किताब खोलिए, प्रश्नावली 1.1 निकालिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0 है? ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछ रहे हैं क्या 0 परिमेय संख्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 कह रहा है क्या 0 परिमेय संख्या है? तो उत्तर लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। पूछ रहा है क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो उत्तर लिखेंगे हाँ, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं।
इसे बच्चों P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आपसे कह रहा है क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं 0 है। लिखेंगे जैसे लिखेंगे, जैसे 0/5, 0/7, 0/12 इत्यादि। आपका इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 हल हो जाता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है बच्चों 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप सूत्र के कॉपी में एक सूत्र यहां लिख लीजिएगा, सूत्र कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आपसे 1 नंबरिया में कभी कभी प्रश्न पूछता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं, तो आप लिखेंगे अनंत परिमेय संख्या होती है। अभी आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो एक यह लिखिएगा, दूसरा बात भी लिख लीजिए इसी के साथ में कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या भी होती है और अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है। इसको दूसरे तरीके से भी कहें तो 2 अपरिमेय संख्या के बीच में भी अनंत परिमेय संख्या होती है और 2 अपरिमेय संख्या के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो इन 4 बातों को, 2 बातें यहाँ लिखिए और 2 अपने से बनाइए कि 2 आप लिख लीजिए ना, इसको मैंने अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। और तीसरा और चौथा है 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। यहाँ भी लिखिए 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो आपको 3-4 को यहाँ पर नोट्स बताए, आप चारों को, पहले तो 2 बताए, उन 2 को आप लिख लिए, फिर इन 2 को बताए, 2 को, इसको आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता है कि 3 और 4 के बीच में 6 गो अपरिमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे 3 और 4 लिखेंगे। अब 3 और 4 के बीच में कोई परिमेय संख्या हमको दिखाई दे रहा है जी? इस तरह नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बटा के रूप में व्यक्त कर लेंगे। इसको लिखेंगे इस तरह 3/1 और 4/1। बटा के रूप में लिखने के बाद भी इसमें हमको बीच में संख्या नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 30/10 कर देंगे और 40/10 कर देंगे। अब देखिए, आपने 30/10 कर दिया और 40/10 कर दिया, तो 30 और 40 के बीच में तो बहुत सारी परिमेय संख्या दिख रही है ना, 8-9 गो परिमेय संख्या दिख रही है। यदि आप चाहते हैं कि हम और ज़्यादा निकालें तो 300/100 कर दो, 400/100 कर दो। यदि चाहते हैं और ज़्यादा परिमेय संख्या निकाल दो, 3000/1000 करो, 4000/1000 करो। मैंने ऊपर जितना जीरो बढ़ाएंगे उतना ही जीरो नीचे भी बढ़ाएंगे, यह नियम है। ऐसा करने से आपको इसके बीच की परिमेय संख्या निकल जाती है। अब यहाँ लिखेंगे अतः 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। कौन कौन 6 परिमेय संख्याएं बच्चों? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। तो 6 को परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखिए 2 संख्याओं के बीच में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने की अनंत विधियां हैं। मैंने 5 को 6 को विधि तो हम जानते हैं, जिसमें 2 परिमेय संख्या के बीच में आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। परंतु यह जो हम विधि बताते हैं, कई बार इस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट होता है, परंतु उन विधियों में यह विधि हमको सबसे आसान विधि लगता है। इससे आसान विधि हमको कोई नहीं लगता, इसलिए हम यह विधि पढ़ाते हैं। यह आपको सिद्ध करके दिखा देते हैं कि कैसे बीच में है। हम कह रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में 31/10 है, तो आइए दिखाते हैं। 3 है और 4 है और 31/10 क्या होगा बच्चों? 3.1। देखिए
31/10 क्या हुआ? 3.1। तो यह हुआ 3 रुपया, यह हुआ 4 रुपया, यह हुआ 3 रुपया 10 पैसा। अब बताइए 3 और 4 के बीच में 3 रुपया 10 पैसा है कि नहीं है? हम कह रहे हैं 3 और 4 के बीच में 34/10 है। तो 34/10 देखिए 3.4 हुआ कि नहीं हुआ? यह हुआ 3 रुपया 40 पैसा। तो 3 रुपया 4 रुपया के बीच में 3 रुपया 40 पैसा हुआ कि नहीं? तो कोई यदि ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं यह गलत है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं बच्चों? सिद्ध करके दिखा सकते हैं। दशमलव में निकालिएगा, वह तुरंत सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी को भी स्पष्ट कर सकते हैं कि देखिए इसके बीच में, कई बार ऑब्जेक्शन लोग कर देते हैं, परंतु ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, अपनी समझदारी खो करके ऑब्जेक्शन करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1। देखिए कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। फिर हम लोग लिखेंगे 3/4 और 5/4, यही ना है? 3/5 और 4/5 है बच्चों, गलती हो गया। 3/5 और 4/5। देखिए जीरो जो हम लोग बढ़ाते हैं ना, यह बात ध्यान से समझिए। जब जीरो हम लोग बढ़ाते हैं तो जीरो बढ़ाने से पहले हम लोग को यह समझना है कि बटा दोनों का बराबर है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ बटा नहीं तो बटा 1 ले लिया। वहाँ पर तो बटा दिया है ना 5, तो 5 जब बटा दिया है तो दोनों का बटा कैसा है बच्चों? दोनों का बटा बराबर है। जब दोनों का बटा बराबर है, अब इसके बाद जीरो बढ़ाना शुरू करेंगे। यहाँ लिखेंगे 30/50, और जब तक बटा बराबर नहीं होगा तो जीरो बढ़ा दीजिएगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। खूब ध्यान से समझिए, बटा बराबर होना चाहिए तभी जीरो बढ़ाइएगा। बिना बटा बराबर हुए जीरो बढ़ाइएगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, फिर उसका जिम्मेवारी हमारे पास नहीं है। आइए बच्चों, अब देखिए 30/50 और 40/50 के बीच में 9 परिमेय संख्या है कि नहीं? अब लिख लीजिए, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्या बराबर 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने क्वेश्चन को, अपने फेयर को पूरा कीजिए। यह बच्चों हमारा कोचिंग क्लास चलाने का प्रयास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना फेयर जरूर पूरा करेंगे और रिवीजन करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए बच्चों, प्राकृत संख्या में जीरो मिलाने से ना पूर्ण बनता है, तो कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यहां पर आप लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का पहला, कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो उत्तर लिखेंगे कथन सत्य है। यह पूछ रहा है कि कथन सत्य है या असत्य है, तो लिखेंगे यह कथन सत्य है। क्यों सत्य है, इसका कारण देंगे आप। कारण क्या होगा जी? कि प्राकृत संख्या प्लस जीरो बराबर पूर्ण संख्या, यही कारण होगा कि प्राकृत में जीरो मिलाने से पूर्ण संख्या बनता है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है बच्चों कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो उत्तर लिखेंगे कथन असत्य है। कथन असत्य है। क्यों असत्य है बच्चों? क्योंकि देखिए -5 जो है वह पूर्णांक है। कारण यहां लिख दीजिए, कारण -5 पूर्णांक है किंतु पूर्ण नहीं है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग जो कथन कहे हैं वह हमारा कथन गलत है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये 3 नंबर पर कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय माने बटा वाली संख्या, पूर्ण संख्या होती है। उत्तर लिखेंगे कथन असत्य है। कथन असत्य है। इसका कारण देंगे। इसका कारण क्या होगा बच्चों? कथन, इसका कथन जो है वो असत्य है। कारण क्या होगा? क्योंकि 5/4 परिमेय है, किंतु पूर्ण
नहीं है। 5/4 क्या है बच्चों? परिमेय है किंतु पूर्ण नहीं है। तो इस तरह आपका हम देखते हैं कि पाठ 1.1 के सारे प्रश्न आपके हल हो चुके हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना फेयर पूरा कीजिए। देखिए, पढ़ाई की प्रक्रिया यही है बच्चों, आप शिक्षक से पढ़िए, फेयर कीजिए और रिवीजन कीजिए। इस तरह आपका पढ़ाई पूरा होता है। इसके साथ ही आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, अपना कोचिंग पूरा कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।